गाइज आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कक्षा 10 का मॉडल पेपर का हम लोग मैथ सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मॉडल पेपर अभी हमारा फर्स्ट ही चल रहा है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्नों के 20 नंबर को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद से अति लघु को भी हल कर लिए हैं और लघु उत्तरीय को भी हल कर लिए हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खंड व का लास्ट प्रश्न यही होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें टोटल आपके 3 प्रश्न आते हैं। इसमें अथवा करके दिया रहता है और एक प्रश्न 6 नंबर का होता है। यदि आप एक प्रश्न कर देते हैं तो 6 नंबर। यदि आप दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट रूप से सॉल्व करते हैं तो आपको 18 नंबर परफेक्ट रूप से मिल जाएंगे। आपको एक प्रश्न 6 नंबर का और टोटल 3 प्रश्न आते हैं, 6 तिया 18 नंबर आपको मिलेंगे। आज की वीडियो में हम लोग 18 नंबर के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए अब हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को क्या है और उसे कैसे हल करना है। ये रहा हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, इसमें एक अथवा भी मिलेगा, दूसरा वाला भी प्रश्न, तो उसको भी हम लोग पहला करके ही करेंगे और अथवा के नीचे दिया रहता है। पहला क्वेश्चन ये, फिर से यहाँ पे अथवा लिखा रहेगा और एक क्वेश्चन और रहेगा। आप दोनों में से कोई एक प्रश्न हल कर सकते हैं, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं ये कैसा है प्रश्न। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसे हम हल करते हैं। हल करने में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको संख्या बनानी पड़ेगी। सबसे पहले इकाई का अंक, दहाई का अंक, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। लिखेंगे यहाँ पे, माना कि दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। इकाई का अंक y है तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगी 10 गुणे दहाई वाला अंक मतलब x प्लस y। संख्या हो जाएगी हमारी 10x प्लस y। अब क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या, हम उसके अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग 66 है। अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, अंकों को पलटने पर बनी संख्या इक्वल टू हो जाएगा 10y प्लस x। अब इसमें जो इकाई का अंक था वो हो जाएगा दहाई का अंक, 10y प्लस x। अब क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 66। तो अब हम करते हैं प्रथम शर्तानुसार करते हैं। यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, तो 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 66। ये हो जाएगा आपका, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 66। 10x प्लस x कितना हो जाएगा, 11x प्लस 10y और y 11y बराबर में 66। तो 11 से दोनों तरफ भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर 6। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब जो द्वितीय शर्त है उसके अनुसार करते हैं। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो करते हैं द्वितीय शर्तानुसार। संख्या के अंकों का अंतर 2 है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 2 है। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम लोग जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। x प्लस वाई बराबर 6 है और x माइनस वाई बराबर क्या है, 2 है। x प्लस वाई बराबर 6 है, x माइनस वाई बराबर 2 है। y से y कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x बराबर में 8, तो x बराबर क्या हो गया, 4। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 आ जाएगा। x के जगह पे 4 रखेंगे, 4 उधर जाएगा तो
y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो संख्या क्या हमारी मिल गई, संख्या इक्वल टू, संख्या क्या थी 10x प्लस y, तो 10x 10 गुणे 4 कितना हो जाएगा 40 और 2 42। तो ये हो गया आपका आंसर। संख्या कितनी आई 42। तो पहले का आंसर क्या हो गया, पहले प्रश्न का आंसर हो गया 42। अब इसी प्रश्न में अथवा वाली जो कहानी है, आइए हम अथवा को भी कर लेते हैं। पहले प्रश्न में ही एक और प्रश्न मिलेगा, या तो आप इसको कीजिए या तो उसको कीजिए, जो आपको इजी लगेगा उसे कीजिएगा, हम आपको दोनों हल करके बता देते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं पहले प्रश्न अथवा के बाद वाले प्रश्न को। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को, जो कि अथवा में दिया हुआ था। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यह हमें बताना है। आइए इसे हम हल करते हैं। हल करने में आपको क्या करना, तो सबसे पहले दोनों की वर्तमान आयु आपको मान लेनी है। देखिए, माना कि नूरू की वर्तमान आयु x तथा सोनू की वर्तमान आयु y है। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x तथा सोनू की वर्तमान आयु y है। अब आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, मतलब जो पहली शर्त है वो हमें क्या बता रहा है उसके अकॉर्डिंग हल करेंगे। 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से आप 5-5 वर्ष घटा लेंगे। x माइनस 5 कर दीजिए इक्वल टू में y माइनस 5 कर दीजिए। इधर कौन है सोनू, इधर कौन है नूरी। अब देखिए क्या हुआ, नूरी में भी इधर का ही मात्रा रहेगा तो इधर का ही लगा दीजिए। हाँ, 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये 3 गुना था किसका, इसका। मान लीजिए ये 30 था तो ये कितना था 10 था। यदि ये 5 था तो ये था 15। दोनों बराबर कैसे होगा, जब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस में 15। अब ये 3y को इधर लाएंगे तो x माइनस 3y हो जाएगा, उधर माइनस 15 रहने दीजिए, 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। समीकरण नंबर 1 क्या बना, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। अब द्वितीय शर्तानुसार करते हैं। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात के लिए दोनों में 10 जोड़ देना है। x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10। अब क्या करना है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब ये 2 गुना है, 2 गुना है मतलब ये 20 है तो ये 10 है। यदि ये 50 है तो ये 100 है। तो कैसे इक्वल होगा, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 10, इधर हो जाएगा 2y प्लस 20। अब 2y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y, और उधर 10 को ले जाएंगे तो 20 माइनस 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ये बना समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोनों को कटाना है तो आप x को कटा लीजिए, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब देखिए क्या होगा, समीकरण x माइनस समीकरण 2 करेंगे तो हो जाएगा ये x, सबसे पहले इसको ऊपर में लिखिए तो x माइनस 3y बराबर में हो जाएगा माइनस 10। उसके बाद से इसको लिख लीजिए x माइनस 2y बराबर 10। x माइनस 2y बराबर में 10 घटाना है मतलब साइन बदलेगा, ये माइनस ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस। x से x कट गया, माइनस 3y और प्लस 2y कितना होगा माइनस y। तो ये हो गया माइनस y, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस 20 हो जाएगा।
माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया 20। अब y का मान आप जिस समीकरण में चाहें उस समीकरण में रख सकते हैं। आइए रख देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, तो y की जगह पे कितना रखना है 20, तो x माइनस 2 गुणे में 20 बराबर में 10। x बराबर क्या हो जाएगा 10, अब 20 दूनी 40, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कर दीजिए 40, तो x बराबर कितना आ गया 50। x बराबर कितना हो गया 50। अब बताइए किसकी आयु कितनी है, नूरी की आयु कितनी होगी 50, सोनू की आयु कितनी हो गई, सोनू की आयु हो गई 20। अब यहां पर आप लिख सकते हैं नूरी की आयु 50 तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है। अब आप कॉपी में भी बिल्कुल ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसको लिख लेंगे फिर इसको नीचे लिखना है। ये नहीं कि आप भी उसमें कॉलम लगा लगा कर लिखने लगिएगा। हमें बोर्ड पे लिखना है, एक ही बार में हम चाह रहे हैं कि आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाए, इसलिए हम ऐसे हल कर रहे हैं। आपको भली भांति क्वेश्चन यदि समझ में आ रहे होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपको जब तक बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे और हर एक साल आपको मैं मैथ ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। यदि आप 10 में होंगे, यदि आप 9th में होंगे तो अगले साल फिर से 10 का पढ़ेंगे, यदि आप 10 में होंगे तो अगले साल 11 में, तो उस टाइम भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। हर एक वर्ष प्रश्न सॉल्व कराया जाएगा और कॉम्पिटेटिव मैथ का भी हमारे चैनल पे पढ़ाया जाता है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए चैनल का लिंक, जिससे वो लोग भी सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाए और वो भी लोग पढ़ सके। तो आपको यदि ये क्वेश्चन कंप्लीट रूप से सॉल्व आया हो, सॉल्यूशन समझ में आया होगा, यदि आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो उस चैप्टर का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस चैप्टर का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। अब चलिए, अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। पहला प्रश्न, क्योंकि पहले प्रश्न को हमने हल कर लिया, उसके अथवा वाले प्रश्न, ये अथवा वाला प्रश्न था, तो इसे भी कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। यदि आप इसके आंसर को रीचेक करना चाहें तो रीचेक भी कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, x के जगह पे यदि आप 50 रखते हैं और y की जगह पे 20, तो 20 दिया 60, 50 में से 60 गया तो -10 आएगा। देखिए सही है। यहां भी रख सकते हैं 50, अब 20 दूनी 40, 50 में से 40 गया 10, तो ये क्वेश्चन सही है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पे। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले इसका हम फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। एक बहुमंजिल भवन, बहुमंजिल भवन मतलब भवन ऊंचा होगा क्योंकि बहुमंजिल है, के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक और इस साइड में भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर है। क्या करना है, इसके शिखर से देखना है। कहां पे, इसके शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, शिखर देखिए पहले, तो पहले कौन सा डिग्री है 30 डिग्री है, तो इसका अवनमन कोण कितना डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का, मतलब ये है 30 डिग्री का, शिखर का 30 डिग्री। और तल के अवनमन कोण, नीचे में तल भी देख रहा है, तल का अवनमन कोण कितना है, तल का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो ये वाला कोण टोटल कितना है 45 डिग्री है। तो जब आप यहां से एक और लाइन ड्रा करने का प्रयास करेंगे, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये आपको दिया हुआ है 8 मीटर, आपको ये टोटल डिस्टेंस बतानी है कि ये कितना है, ये कितना है ये आपको बतानी है। ये मान लीजिए कि h है और ये नीचे वाला कितना है, ये नीचे वाला हमारा मान लीजिए कि x है। आपको किसका किसका मान बताना है, h का भी मान बताना है और x का भी मान बताना है कि ये h मतलब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी है और बहुमंजिल भवन और इस छोटे से भवन की बीच की दूरी क्या है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी, इन दोनों भवनों के बीच की दूरी भी बतानी है। तो आइए इसे हम हल करते हैं।
हल करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ हम नाम लिख देते हैं। इसको लिख दीजिए ए, इसको लिखिए बी, इसको लिखिए सी, इसको लिखिए डी, इसको लिखिए ई। सबसे पहले हम कौन सा देखिए, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये 45 डिग्री है तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे? एकांतर कोण से। अब आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेते हैं? तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं बड़ा वाला है, त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में tan 45, क्योंकि किसका किसका संबंध निकालना है? लंब और आधार का। लंब और आधार किसके में होता है? tan में। लाल बटा कक्का के थ्रू tan में ही लंब बटा आधार होता है। तो tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री तो लंब की लंबाई कितना है? h है, तो h बटा में ये हो जाएगा x, h बटा में x। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। तो 1 बराबर h बटा x, तो x बराबर क्या हो जाएगा? h। x बराबर क्या हो जाएगा? h। अब हम चलते हैं इस छोटे से त्रिभुज में, त्रिभुज AED में। त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री। AE की लंबाई कितनी है? लंब की लंबाई, तो h में से 8 को घटा दीजिए, h माइनस 8 है, तो h माइनस 8 बटे में आधार कितना है? तो आधार x है, ये आपको मालूम ही है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 बटा करड़ी में 3। तो इसको रखिए 1 बटा करड़ी में 3। 33 डिग्री का यदि मान नहीं याद हो, आपको 37 और cos 30 का भी मान याद होगा, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। 33 डिग्री का मान 1 बटा करड़ी में 3, लेकिन आपको मान याद होना ही चाहिए। बराबर h माइनस 8 बटे में x, 3 मल्टीप्लाई होगा, तो x बराबर करड़ी में 3 और ब्रैकेट में h माइनस 8। x के h के जगह पे क्या रख सकते हैं? x रख सकते हैं, तो रख लीजिए x बराबर करड़ी में 3 और इधर में x माइनस 8 गुणा होगा, तो x बराबर करड़ी में 3x माइनस में 8 करड़ी में 3, करड़ी 3x इधर आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस करड़ी में 3x बराबर में माइनस 8 करड़ी 3। माइनस से पूरे पद में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3x माइनस x बराबर में 8 करड़ी में 3। इसमें से x कॉमन लेंगे तो करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 8 करड़ी 3, और इसका उधर ले जाके भाग करेंगे तो 8 करड़ी 3 बटा में करड़ी 3 माइनस में 1 हो जाएगा। ये इसके नीचे चला जाएगा। जब नीचे चला गया तो अब हर का परमेयीकरण कर दीजिए, तो x बराबर ये हो जाएगा 8 करड़ी 3 और ऊपर में करड़ी 3 प्लस में 1 बटे में क्या हो जाएगा? करड़ी 3 माइनस 1 और करड़ी 3 प्लस 1 हो जाएगा। करड़ी में 3 माइनस 1 और करड़ी में 3 प्लस 1, तो a माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्मूले से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करड़ी 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। तो x बराबर 8 करड़ी 3 और इधर करड़ी 3 प्लस 1 बटे में 2, तो x बराबर 4 करड़ी 3 और इधर में करड़ी 3 प्लस में 1, ये हो जाएगा। ये आपकी क्या हुई? दोनों भवनों के बीच की दूरी। एक आंसर ये हो गया आपका, दोनों भवनों के बीच की दूरी। अब h बराबर x भी है, तो h क्या हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा, h बराबर भी यही होगा 4 करड़ी 3 और करड़ी 3 प्लस में 1, ये भी आपका वही हो जाएगा। h बराबर 4 करड़ी 3 प्लस 1 और x बराबर भी h करड़ी 3 प्लस 1। ये रहा आपका दूसरे प्रश्न का आंसर। दोनों चीज सेम है, भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों चीज सेम है। इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। यह आपका ऊंचाई और दूरी का सवाल था। अब हम चलते हैं इसके अथवा वाले प्रश्न को। अथवा वाले प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं अथवा वाले प्रश्न को। अब हम दूसरे प्रश्न के अपने अथवा वाले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है प्रश्न? भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है।
ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है, भूमि के एक बिंदु P से कोई एक बिंदु है जो क्या है, P है। P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, P से कुछ दूरी पर एक 10 मीटर ऊंचा भवन है। कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ये वाला मान। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। भवन के शिखर पर एक ध्वज भी लगाया गया है, एक ध्वज लहराया गया है, ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। ये वाला पूरा मान 45 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई ध्वज दंड की, ये वाली लंबाई कितनी है, मान लीजिए कि h है, और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए कि x है। आपको x और h का मान बताना है। आइए इसे हम हल करते हैं। कैसे ये हल होगा, ये देखिए। हल जैसे आपने पिछले सवाल को हल किया था वैसे ही ये भी सवाल हल होगा। सबसे पहले आप tan 45 वाले मान को ले लीजिए, मतलब बड़े वाले त्रिभुज को। इसमें भी नाम दे दीजिए, ए बी पी है, यहाँ पे सी लिख दीजिए। तो सबसे पहले आप त्रिभुज ए बी पी को लीजिए। त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटा बी, ए बी बटा बी पी। तो tan 45 डिग्री का मान 1, ए बी का मान कितना है, h प्लस 10, बीपी का मान कितना है, x। तो x बराबर h प्लस 10 हो जाएगा। ये हो गया आपका x का मान। अब चलिए दूसरे वाले त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज मतलब कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज CBP में। त्रिभुज CBP में, त्रिभुज CBP में tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर CB बटा BP, सॉरी tan 30 डिग्री बराबर CB बटा BP हो जाएगा। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3, और CB का मान कितना है 10, और BP का मान कितना है तो x है। तो x इधर जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, 10 करड़ी 3। करड़ी 3 का मान दिया हुआ है तो करड़ी 3 की जगह पे ये वाला मान रख लीजिए। तो x बराबर 10 गुणे में 1.732 बराबर क्या हो जाएगा, 17.32 मीटर, क्योंकि मीटर में ही दिया हुआ है 10 मीटर। तो भवन और बिंदु P के बीच की दूरी कितनी हो गई, 17.32 मीटर। ये आपका एक आंसर होगा। अब x का मान इस वाले समीकरण में आप रख सकते हैं। तो x के जगह पे रखिए, इसे समीकरण 1 कर दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x बराबर h प्लस 10, x के जगह पे रखिए 17.32 बराबर h प्लस 10। h बराबर क्या हो जाएगा, 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 17.32 माइनस में 10, तो h बराबर हो जाएगा 7.32 मीटर। ये हो जाएगी किसकी लंबाई, भवन के ऊपर लगे हुए ध्वज दंड की लंबाई हो जाएगी h बराबर 7.32, झंडे की लंबाई हो जाएगी 7.32, और भवन और बिंदु P के बीच की दूरी हो जाएगी 17.32 मीटर। इसको आप लास्ट में लिख भी सकते हैं शब्दों में कि भवन और बिंदु P के बीच की दूरी 17.32 मीटर तथा ध्वज दंड की लंबाई 7.32 मीटर है। इससे आपको आंसर परफेक्ट रूप से दिखने लगेगा और एग्जामिनर भी समझ जाएगा, जिससे आपको भरपूर नंबर मिलेंगे, 6 के 6 नंबर मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे और देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न आपको बोर्ड पे हाईलाइट हो रहा होगा।
आप लोग पूरे प्रश्न को पढ़ लेंगे, उसके बाद से अपने कॉपी में लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके। आइए हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि तीसरा प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, यदि मैं उसको लिखने का प्रयास करूंगा तो पूरा बोर्ड प्रश्न से ही भर जाएगा। आइए हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है हमारा, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन कैसा है? उल्टे शंकु के आकार का है। तो सबसे पहले आप बर्तन को बनाने का प्रयास कीजिए। बर्तन बनाइए तो ऐसा है बर्तन उल्टे शंकु के आकार का। ये हो गया उल्टा शंकु। शंकु कैसा होता है? जैसे जोकर की टोपी या बर्थडे में जो टोपी पहनते हैं हम लोग, बर्थडे की टोपी जो आजकल आती है वो शंकु ही होती है, वो एक कोन टाइप का ही होता है। देखिए उसके बाद क्या है, उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई क्या है? 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। एच का मान क्या है? 8 सेंटीमीटर। और क्या इसमें दिया हुआ है कि और इसके ऊपर सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर जो इसकी ये सिरा है, इसकी त्रिज्या कितनी है? तो 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। उसके बाद से और क्या दिया है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, इसमें शीशे की गोलियां डाली गई हैं जिनका त्रिज्या कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। तो आइए इसे हम लोग लिखते चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, तो लिखिए शंकु की ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है? तो 8 सेंटीमीटर। फिर से क्या दिया है? शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फिर से जो शीशे की गोली डाली जा रही है, गोला का त्रिज्या कितना है? गोले का त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? गोले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले आप इस शंकु का आयतन निकाल लीजिए। तो आइए हम निकालते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये किसका फॉर्मूला होता है? शंकु के आयतन का। अब इसमें आपको मान रखते जाना है। 1/3 पाई को पाई ही रहने दीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि पाई ही क्यों रखा गया। r स्क्वायर, तो r स्क्वायर, r का मान क्या है? 5। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कीजिए, इंटू में 8 कीजिए, क्योंकि ऊंचाई कितनी है? 8 है। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 8 है 200। तो 200/3 पाई। ये क्या है? शंकु का आयतन। अब जो गोला है, शीशे की जो गोली है, उसका भी आयतन निकाल लीजिए। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब हो जाता है गोले का आयतन का आपका फॉर्मूला। तो r का केवल आपको मान चाहिए। r का मान कितना है? 0.5। तो यहां पर रखिए 4/3 पाई और 0.5 का होल क्यूब। 0.5 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? तो 4/3 पाई गुणे में 0.125। 5 का क्यूब 125। एक स्थान पे दशमलव है तो यहाँ पे 3 स्थानों पे लग जाएगा। अब देखिए इसके बाद से क्या करना है? 0.125 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5। तो 0.5 पाई बटे में 3, क्योंकि 125 चौके 500 होता है। तो 0.5 पाई बटे में 3। अब देखिए शंकु का आयतन का कितना हिस्सा बाहर निकालता है? तो 1/4 पानी बाहर निकालता है। तो इसका 1/4 निकालिए। तो शंकु के आयतन का 1/4 हिस्सा, शंकु के आयतन का 1/4, शंकु के आयतन का 1/4। 1/4 कैसे निकलेगा? तो जितना आयतन है उसमें 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 200 पाई बटे में 3 गुणे में 1/4 कर दीजिए। 4 से गुणा करेंगे ये आएगा 50। तो कितना हो जाएगा? 50 पाई बटे में 3। ये इतना पानी बाहर निकाल दे रहा है कौन? जब शीशे की गोली शंकु में डाली जा रही है।
तो शंकु एक शीशे की गोली से जब इसमें डिवाइड करेंगे या जितना आएगा उतने ही शीशे की गोलियां डाली गई हैं। अब लिखिए शीशे की गोलियों की संख्या, शीशे के गोलियों की संख्या कैसे निकलेगी? तो जितना आयतन बाहर निकाला है, कितना बाहर निकाला है? तो 50 पाई बटे में 3, और शीशे की गोलियों का आयतन कितना है? तो 0.5 पाई बटे में 3। तो यहां पर रखिए 0.5 पाई बटे में 3, ये भागा है तो पलट के गुणा हो जाएगा। तो 50 पाई बटे में 3 गुणे में 3 बटा में 0.5 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये दशमलव हटाना है तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो 500 बटे में 5 हो जाएगा। 5 से ये कितनी बार में कटेगा? 100 बार में। तो कितना आंसर आया? 100। तो कितना शंकुओं में कितना शीशे की गोली डाली गई है? तो टोटल 100 शीशे की गोली डाली गई है। तो डाले गए गोलियों की संख्या, डाले गए गोलियों की संख्या इक्वल टू 100, ये हो जाएगा आपका आंसर। डाले गए गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। अब हम इस प्रकार ये हमारा तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया है। इसमें आपको क्या क्या याद होनी चाहिए? तो शंकु का आयतन और शीशे की गोलियों का आयतन, कि गोलों का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन का। यदि आपको बेलन के आयतन का फॉर्मूला याद है तो शंकु का आयतन का भी फॉर्मूला याद हो जाएगा। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एक बेलन में 3 शंकु होते हैं, इसलिए शंकु का आयतन क्या हो जाता है? 1/3। 3 से केवल भागा देना होता है बेलन के आयतन में। गोले का कैसा निकलता है? तो यदि आपको एक वृत्त का क्षेत्रफल याद है पाई आर स्क्वायर, तो उसमें एक आर से मल्टीप्लाई करना होता है और 4/3 करना होता है। 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। अब तीसरे प्रश्न का ही जो अथवा वाला प्रश्न है उस पे चलते हैं और उस प्रश्न को भी हम लोग हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं उस प्रश्न को। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अथवा वाले प्रश्न को। अथवा वाला प्रश्न भी आपको बोर्ड पे हाईलाइट हो रहा होगा कि अथवा वाले प्रश्न कौन सा है। अथवा वाला प्रश्न भी थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए मैंने इसको साइड में हाईलाइट कर दिया। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पूरे क्वेश्चन को समझ सकते हैं और अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई इक्वल टू 3.14 है। तो आयतन इसने वर्ग सेंटीमीटर में निकाला है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। आयतन वर्ग सेंटीमीटर में नहीं, वर्ग की घन सेंटीमीटर में निकलता है, इसीलिए इसका तो आंसर ऐसे ही गलत है। आइए हम देखते हैं कि मापन अंकों में भी गलत है या नहीं है। तो सबसे पहले आप एक गोला बनाइए। और गोले के ऊपर बेलन को लगा दीजिए। यहां पे लग गया एक बेलन। ये क्या है? आपका बेलन है। ये एक नीचे में गोला है। क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। क्या दिया है? जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो इसे आप लिखिए बेलन की लंबाई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बेलन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद से और क्या दिया है? और व्यास 2 सेंटीमीटर है। व्यास 2 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या, व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो त्रिज्या लिख लीजिए 1 सेंटीमीटर। उसके बाद से और क्या दिया है? और जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। तो गोले की त्रिज्या कितनी है? गोले की त्रिज्या 8.5/2 करेंगे तो कितना हो जाएगी? 4.25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। अब उसके आगे क्या दिया? इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया। अब आइए इसमें हम भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको दोनों का आयतन निकालना पड़ेगा। दोनों को जोड़ देंगे तो आपका भरे जा सकने वाले पानी का आयतन निकल जाएगा।
आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये तो हमें दिया हुआ था वो, अब क्या निकालना है हमें, ये दिया हुआ है, ये ज्ञात है। अब हमें ज्ञात जो करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो आयतन, पूरे का आयतन हमें निकालना है कि कितना इसका आयतन है। आइए अब इसे हम हल करते हैं कितना इसका आंसर होगा। सबसे पहले आप किसका आयतन निकाल लीजिए, बेलन का आयतन निकाल लीजिए। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान भी दिया हुआ इस प्रश्न में 3.14, यहाँ पर रखिए 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू में 8, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। 8 चौक 32 का 2, 3 लगा हासिल, 8 का 8 3 11 का 1, 1 लगा हासिल, 8 3 का 24 1 25, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आ गया क्या, बेलन का आयतन। अब गोले का आयतन निकालते हैं, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई की जगह पे 3.14 और आर के जगह पे 4.25 का होल क्यूब। जब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आता है 321.4, कितना आ गया 321.4। अब आपको दोनों का योग कर देना है, तो आपको निकल जाएगा पूरी आकृति का आयतन। अब लिखिए कुल आयतन, कुल आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, प्लस गोले का आयतन। बेलन का आयतन कितना है, तो बेलन का आयतन है 25.12, तो यहाँ पे लिखिए 25.12 प्लस में 321.4, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 4 1 5 321 और 25 46, तो 346.52 सेंटीमीटर क्यूब। और लड़के ने कितना निकाला था, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। लड़का निकाला था 345 वर्ग सेंटीमीटर, हमारा कितना निकला है 346.52 घन सेंटीमीटर। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, या मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। तो बच्चे का उत्तर क्या है, गलत है, तो यहां पर लिख देंगे आप बच्चे का उत्तर गलत है, गलत है। सही उत्तर 346.52 घन सेंटीमीटर होगा। 346.52 घन सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार हमारा फर्स्ट मॉडल पेपर कंप्लीट रूप से सॉल्व होता है। जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों को हमने हल कराया है। सभी चैप्टरों से टच किए हुए प्रश्न इसमें है। ये नहीं है कि एक ही चैप्टर से कई सारे प्रश्न हल कराएंगे। इसमें आपके पहले चैप्टर से लेकर के अंत वाले चैप्टर तक आपको सभी सवाल इस मॉडल पेपर में मिल जाएंगे। यदि फिर भी आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो आज आप उस चैप्टर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसको मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। एक बार और आपको अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड में अधिक से अधिक नंबर लाइए। धन्यवाद।